नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ सिंधी और हिंदी भाषा की वरिष्ठ साहित्यकार लीला कृपलानी जी द्वारा लिखित कहानी संग्रह हृदयहीनता से उनकी एक मार्मिक कहानी हृदयहीनता, जो समाज के एक पक्ष को उजागर करती है जिसे हम देख कर भी अनदेखा करते चले आ रहे हैं। तो प्रस्तुत करती हूँ यह कहानी। दोपहर का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क पर कोई इक्का दुक्का गाड़ी ही चल रही थी। घर में कमाने वाले सभी सदस्य अपने अपने कार्यालय जा चुके थे और दोनों पोते स्कूल गए हुए थे। पत्नी सुभद्रा घर के कामों में व्यस्त थी। खाना खाने के बाद दामोदर जी कमर सीधी करने के लिए थोड़ी देर लेटे तो लेटते ही उनको गहरी नींद आ गई। अचानक फ्लैट के किसी मकान का दरवाजा बंद करने की धड़ाम आवाज आई। दामोदर जी की नींद उस आवाज से खुल गई और वे हड़बड़ाकर उठे और एक नजर घड़ी पर डाली। देखा अभी 3 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। उनके जी में आया कि चलो अच्छा हुआ समय पर आंख खुली, क्योंकि 3 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी और उनको अपने दोनों पोतों को स्कूल से लाना पड़ता था। यह उनका रोजाना का कार्य था। उन्होंने झट से ठंडे पानी से मुंह धोया, एक गिलास पानी पिया, कुर्ता पहनकर जाने लगे और जाते जाते सुभद्रा को आवाज लगाई। मैं बच्चों को लेने स्कूल जा रहा हूं। सुभद्रा ने कहा, आते समय कुछ फल लेते आइएगा। थोड़ी देर बाद वे बच्चों को स्कूल से ले आए। बाजार से लाए फलों की थैली सुभद्रा को पकड़ाई और कमरे में आकर एसी ऑन करके वे सोफे में धंस गए। आज वे स्वयं को बड़ा थका थका सा महसूस कर रहे थे। वातावरण की उमस से उनको एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एसी की ठंडक से भी उनको कोई राहत नहीं मिल रही थी। सुभद्रा को उन्होंने आवाज दी, एक कप चाय बना दो। सुभद्रा ने कहा, अभी चाय बनाती हूं। थोड़ी देर बाद सुभद्रा चाय लेकर आई। सुभद्रा के हाथों से चाय लेकर दामोदर जी ने कहा, दिन भर काम में लगी रहती हो, कुछ आराम कर लिया करो। कमली है ना, वह कर लेगी। सुभद्रा बोली, आप तो समझते नहीं, जब तक इन नौकरों के साथ साथ न खपो तब तक ये लोग कोई भी काम ढंग से नहीं करते। इतना कहकर सुभद्रा चली गई और दामोदर जी पत्नी की इस दलील पर निरुत्तर हो गए। चाय पीते पीते उन्हें अपने गांव के पुराने दिन याद आ गए, जब वे गांव की पाठशाला में अध्यापक थे। उनकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए गांव वाले उनका आदर करते थे। सुभद्रा थोड़ी सी पगार में बड़ी कुशलता से परिवार चला लेती थी। दोनों बेटों मुकेश और सुरेश की पढ़ाई 10वीं कक्षा तक गांव में ही हुई। उसके बाद सुभद्रा द्वारा की गई बचत से दोनों को शहर भेजकर आगे की पढ़ाई करवाई। उन्हें याद आ रहा था कि किस प्रकार सुभद्रा अपनी आवश्यकताओं को दरकिनार करे हुए दोनों बेटों को शहर में पैसे भेजती थी, ताकि उन्हें वहां कोई परेशानी या कमी महसूस न हो। अतीत की स्मृतियों में खोए हुए उन्हें कमले के चिल्लाने की आवाज आई, बाबूजी जल्दी आइए, माँ जी बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। कमले की आवाज सुनकर घबराए वे अंदर भागे। सुभद्रा को बेहोश पड़ा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने उसे उठाकर पलंग पर लिटाया और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने चेक करके कहा, इन्हें अस्पताल ले आइए। सुभद्रा को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि सुभद्रा कोमा में जा चुकी थी। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में
दामोदर जी मायूस से सुभद्रा के पास बैठे भगवान से उसके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे। बेटे बहुओं का आना जाना जारी था, परंतु माँ के पास बैठने का किसी के पास समय नहीं था। 3 दिन बीत चुके थे, परंतु सुभद्रा को होश नहीं आया। आखिर चौथे दिन बड़े बेटे मुकेश ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, माँ की ऐसी हालत कब तक रहेगी? डॉक्टर ने कहा, कुछ कह नहीं सकते, हफ्ता, महीना या साल। तो क्या डॉक्टर साहब हम माँ को घर ले जा सकते हैं? क्योंकि हमें अस्पताल आने जाने में समय लगता है, परेशानी भी होती है, हमारे काम पर भी असर पड़ता है। डॉक्टर ने जवाब दिया, ठीक है, आप अपने रिस्क पर ले जा सकते हैं। दामोदर जी खामोश सब सुनते रहे। दोनों बेटे पिता को समझा बुझाकर माँ को घर ले आए। घर आने के बाद सुभद्रा की स्थिति यथावत ही रही। दामोदर जी पत्नी के सिरहाने गुमसुम से बैठे रहते। बेटे बहू और पोतों की दिनचर्या पूर्ववत ही रही। घर आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि सुभद्रा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया, अब ये बहुत ही कम समय के मेहमान हैं। यह सुनकर दामोदर जी गिरते गिरते बचे। डॉक्टर इतना कहकर चले गए और बेटे बहू सब बैठक में एकत्रित हो गए और माँ की मृत्यु का शोक संदेश छपवाने की योजना बनाने लगे। दामोदर जी सूनी आंखों से कभी पत्नी की ओर देखते, कभी छत की ओर देखते, कभी दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते। इधर शोक संदेश छपवाने की मंत्रणा में सब अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। दामोदर जी के कमरे में इतना सन्नाटा था कि बच्चों की जो आपस में बातचीत चल रही थी वह साफ साफ सुनाई दे रही थी। सबसे पहले बड़े बेटे ने कहा, न्यू टाइम्स अखबार के संपादक से मेरी अच्छी जान पहचान है। इतना कहकर झट से उसने संपादक को फोन घुमाया और कहा, आज के अखबार में अंतिम पृष्ठ पूरा खाली रखना, उसमें मेरी माँ का शोक संदेश छपवाना है। और हाँ, शोक संदेश का प्रारूप मैं स्वयं तैयार करके लाऊंगा। लगे हाथ छोटे बेटे सुरेश ने वीडियोग्राफी की बुकिंग करा ली। आनन फानन में सभी एकत्रित होकर शोक संदेश का प्रारूप तैयार करने में अपनी अपनी राय देने लगे। सब अपनी शान शौकत के अनुरूप ही शोक संदेश छपवाना चाहते थे। बड़े बेटे मुकेश ने कहा, शोक संदेश की भाषा कुछ साहित्यिक होनी चाहिए। इस पर सुरेश बोला, वह साहित्यकार दिवाकर है ना, उसे बुला लेते हैं, वह शोक संदेश लिख देगा। सबने सहमति में सिर हिलाया। बड़ी बहू बोली, पर शोक संदेश में घर के सदस्यों के साथ साथ समधियों के नाम भी होने चाहिए। यह सुनकर छोटी बहू, जिसका पीहर अमेरिका में था, बोली, विदेशों में बसे रिश्तेदारों के नाम के आगे उनके देश के नाम जरूर लिखवाना। सुरेश बोला, भैया, यहाँ पर भी जो रसूख वाले मित्रगण हैं उनके नाम भी तो देने होंगे। इस बीच फोन करके दिवाकर को बुला लिया गया था। अब विचार विमर्श होने लगा कि शोक संदेश के साथ माँ का कौन सा फोटो लगाया जाए। सो एल्बम से फोटो छांटा गया। फोटो देखकर दोनों पोते एक साथ बोले, दादी माँ की फोटो के सामने अपनी कोठी का फोटो भी आना चाहिए। यह सब सुनकर दामोदर जी कभी अपनी पत्नी की ओर देखते तो कभी बच्चों की ओर। उनकी आंखों का सूनापन बंजर पड़ी धरती सा लग रहा था। वे बुदबुदाए, देख रही हो सुभद्रा अपने बच्चों की हृदयहीनता को। तुमने अपना सारा जीवन जिन बच्चों पर न्यौछावर कर दिया, वे ही बच्चे तुम्हारे प्रति ऐसी हृदयहीनता दिखा रहे हैं, तो तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे? कम से कम मुझे तो पहले जाने देती। इतने में
न्यू टाइम्स ऑफिस से फोन आया। सर, शोक संदेश शीघ्र भिजवाइए, आपके लिए अंतिम पृष्ठ पूरा खाली छोड़ा गया है। मुकेश फोन पर फुसफुसाया। अभी माँ की स्थिति पहले जैसी ही है, हम सभी इंतजार में हैं। संदेश पूरा लिखा जा चुका है। दामोदर जी से आखिर रहा नहीं गया। वे उन लोगों के पास आकर कहने लगे, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। सुरेश तपाक से बोला, पापा जी, डॉक्टर ने 2 घंटे का ही तो कहा था, और फिर पहले तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। सब चुपचाप माँ की सांसों पर नजर टिकाए बैठे रहे। बस दामोदर जी अवश्य गुमसुम से पत्नी को निहार रहे थे। 11:30 बजे पुनः संपादक जी का फोन आया। सर, नगर संस्करण 12 बजे मशीन पर चला जाएगा। मुकेश तपाक से उठा और शोक संदेश तथा फोटो बैग में डालकर जाते जाते कह गया, माँ की स्थिति फोन पर बता देना। दामोदर जी की आंखों से औलाद की ऐसी हृदयहीनता पर अश्रु छलक पड़े। यह थी तार तार होते रिश्तों की हृदयहीनता प्रदर्शित करती एक मार्मिक कहानी। मैं आशा करती हूँ लीला कृपलानी जी की यह समसामयिक रचना आपको अवश्य पसंद आई हो। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफर में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।